अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में काचे ओरिजिनल फॉर्म प्रूव करवा चुके थे, ठीक है। और आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस भी कराए होंगे कि किसी कंटूर के अलांग कोई भी इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। इजी था, काफ़ी इजी था। क्यों? कोई कर्व के अलांग कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है बाबू काचे थ्योरम, काशी थ्योरम बोलते हैं जिसे, काचे या काशी, जो आप लोग को प्रोनाउंस कर पाएंगे। देखिए ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम जो है दो चीज़ों से कंबाइन है। सबसे पहले इसको पढ़ाने के लिए काचे गॉर्सट लेमा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग के जो बुक में प्रूफ दिया है वो बहुत लेंदी दिया और बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है। तो अगर जो ये थ्योरम को हम प्रूफ करा दें तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे और ना खुद से कर पाएंगे। तो इसके लिए प्रूफ हम थोड़ा इजी वे में ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि आप लोग 2-3 पेज छोड़िए, ठीक है। और थ्योरम तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका कोरोलरी जो है वो भी बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इसको अभी आप लोग 2-3 पेज छोड़ दीजिए, फिर इसका जैसे शार्ट प्रूफ हो जाता है। हम इसलिए ये प्रूफ नहीं कराना चाहते हैं कि मेरे कराने से क्या फ़ायदा, आप लोग यहाँ करा देंगे, आप लोग समझ भी उतना नहीं पाएंगे और ना खुद से कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम इसका प्रूफ अच्छा से ढूंढ रहे हैं कि ताकि मिल जाए। ढूंढ के बनाना ही पड़ रहा है, ठीक है, शॉर्ट वे में। और शॉर्ट वे में भी नहीं इतना कि ऐसे लैंग्वेज में लिखा जाए जो सारी चीज़ें, जो सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आए कि आप लोग को समझ जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए 2-3 पेज छोड़ दीजिए। मैं जो थ्योरम का प्रूफ समझा देता हूँ, मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट समझा देता हूँ और जो कोरोलरी यूज होगा आगे वो समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है। सपोज कर लीजिए आप लोग को कंटूर पता ही होगा, कंटूर पता है, और एक ऐसा कंटूर है क्लोज कंटूर है, ठीक है। एफ कोई एनालिटिक फंक्शन है, मान लीजिए इस क्लोज कंटूर सी में, दैट मीन्स सी के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होगा, यही ना। एफ अगर जो एनालिटिक फंक्शन है इस क्लोज कंटूर सी में, तो इस क्लोज कंटूर सी के अलोंग जो एफ का इंटीग्रल निकालेंगे वो क्या आएगा, वो यही आपका काशी थ्योरम बोलता है, ठीक है, कि इफ एफ इज ए एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी देन इंटीग्रल एफ डी ओवर सी इक्वल टू 0। ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, समझ में आ गया ना। प्रूफ तो अभी करवा भी देंगे कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन जो भी समय लगेगा, आप लोग छोड़ दीजिए। अब इसका जो दो कोरोलरी क्या है कि सपोज कर लीजिए एक कंटूर है, उसके अंदर दो कर्व्स हैं, इसको डिवाइड किया गया अंदर, मान लो ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, देखना ध्यान से। तो अभी इसके अगर जो हम लोग एफ का इंटीग्रेशन C1 के अलॉन्ग निकाले या एफ C2 के निकाले, सेम आएगा। कैसे, ये भी प्रूव कराएंगे। क्या करेंगे देखिएगा, ये दोनों जब इसको प्रूव कराएंगे तो बहुत ही आसानी से इन दोनों के अलॉन्ग जब निकालेंगे इंटीग्रल तो 0 आएगा। कैसे बताएंगे जो प्रूफ में, बस आप लोग इतना समझिए कि अगर जो कोई क्लोज कर्व C है, ठीक है, उसके अंदर एक कंटूर C1 है, C2 है, तो चाहे C1 के अलॉन्ग निकाले चाहे C2 के अलॉन्ग निकाले, दोनों का इंटीग्रल क्या आएगा, सेम आएगा। और ये तो फर्स्ट है और एक सेकंड है। मान लीजिए एक क्लोज कंटूर C ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो ये क्लोज कंटूर C है, इसके अंदर एक कंटूर गामा है, ठीक है, इसके अंदर भी एक क्लोज कर्व ले लिए C। तो थर्ड सेकंड कोरोलरी क्या था, सबका प्रूफ कराएंगे। कोरोलरी तो इजी है, बट ये काचे गॉर्सट लेमा आप लोग प्रूफ कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा इजी प्रूफ ढूंढ रहे हैं, इजी ताकि मिल जाए, आप लोग को पहुंच जाए वहाँ। ये क्या कहता है, चाहे इस कर्व के अलॉन्ग निकाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, चाहे छोटे वाले कर्व का इंटीग्रेशन निकाले, तो दोनों का सेम आएगा। समझ में आया। बस काशी थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर जो एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर C पे, तो उस फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा उस ओवर C पे वो क्या होगा, 0। और C1 C2 के अलॉन्ग निकाले को सेम कोरोलरी सेकंड, चाहे बड़ा सर्किल के अलॉन्ग निकाले चाहे अंदर छोटे वाले का, दोनों का इंटीग्रल सेम, ठीक है। बस इतना रखिए। 2 पेज, मुश्किल से 2-3 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद में लिखिए नेक्स्ट, ये वाला यूज होगा, इसीलिए हम बताएं, ये वाला भी यूज होगा आगे। छोड़ दिए आप लोग। प्रीवियस जितने भी थ्योरम थे सब प्रूव करवाए थे, सब इजी था, कर लिए थे, ठीक है।
हम बस वही सोच रहे हैं कि जो भी थ्योरम्स आप लोग को कराएं आप लोग समझें और उसको खुद से कर ले एक बार। जितने भी प्रीवियस थ्योरम कराए होंगे आप लोग एक बार पढ़े होंगे तो खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम थोड़ा इजी प्रूफ ढूंढ रहे हैं। अब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कराना ही पड़ेगा। अब देखिए सेम चीज़ ये है कि हम लोग आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि इसको रोके तो नहीं रहे, आगे बढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इनइक्वालिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वालिटी पेज छोड़ दिया है ना आप लोग, नहीं छोड़ेंगे तो बाद में भी करा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को कहीं नहीं हार्म होगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या होता है इनइक्वालिटी फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थ्योरम ये भी काफ़ी फेमस थ्योरम है, इसका यूज होगा इफ ए फंक्शन। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कंटूर सी, ऑन ए कंटूर सी ऑफ लेंथ एल, क्या है ऑफ लेंथ एल एंड एफ जेड लेस इक्वल टू एम, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड लेस देन एम एल। जितने भी थ्योरम्स पढ़ाएंगे आप लोग को उस पर क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है। और यही नहीं, ये यहाँ जो क्वेश्चन कराएंगे आप लोग, यही क्वेश्चंस आप लोग नेट का खुद कर सकते हैं। बीएससी में अभी आप लोग बीएससी है ना, ये जो काची इंटीग्रल फार्मूला इसके बाद पढ़ाएंगे, उससे नेट का क्वेश्चन आता है, गेट में आता है, पीएचडी में आता है, बीएचयू हर जगह आता है। तो आप लोग अभी बीएससी में हर जगह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कितना ईजी है, अभी कराएंगे। तो इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कंटूर सी ऑफ लेंथ एल एंड मॉड एफ जेड लेस इक्वल टू एम, देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज लेस इक्वल टू एम इंटू एल। एल क्या है, कंटूर का लेंथ है। एम क्या है, एम एक कोई रियल नंबर, बाउंडेड फंक्शन पढ़े हैं ना। हाँ, ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर एम सच दैट मॉड एफ जेड इज लेस इक्वल टू एम। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एफ जेड ये लोअर अपर बाउंड हो जाता था, ये इन्फिमम सुप्रीमम, क्यों यही होगा ना। तो ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। चलिए प्रूफ करते हैं। आप लोग प्रूफ देखे हैं काचे गॉर्सट लेमा का, नहीं देखे? क्यों नहीं देखे? देखिए जो काशी थ्योरम है उसमें दो है, एक तो काशी थ्योरम का प्रूफ कराना है, उसके पहले काचे एक गॉर्सट लेमा आता है, पहले लेमा का प्रूफ उसी में कराना है, तो वो थ्योरम लेंदी आ जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि उसको आप लोग इजी वे में करें और अच्छे से करके आए एग्जाम। इसके जितने भी थ्योरम कुछ नहीं अंतर। देखो थ्योरम जो होता है वो पार्टिकुलर डिफाइन किया जाता है कि जैसे कोई भी एक हम लोग टॉपिक पे रिसर्च किए, ठीक है। अब मान लो उसका हम लोग प्रूफ दे, थ्योरम लेमा कोरोलरी तीन चीज़ें होते हैं। अगर जो थ्योरम का यूज देखो, कोई थ्योरम हम लोग दे दिए, अब उस थ्योरम की सहायता से एक छोटा कोई रिजल्ट हम लोग डिसाइड करते हैं, रिजल्ट, तो वो कोरोलरी होता है। ऐसे जो लेमा होता है वो सेम ऐसे होता है कि अगर जो कोई थ्योरम से हम लोग कोई और थोड़ा बड़ा रिजल्ट यूज करते हैं वो लेमा ही हो जाता है। मतलब तीनों मिला के एक ही है, लेकिन थ्योरम पार्टिकुलर नाम ही दिया जाता है। तो अभी थ्योरम, कोरोलरी, लेमा सब पढ़ेंगे आप लोग, कुछ है नहीं इसमें, सब नाम का ही क्लियर है। देखिए इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कंटूर सी ऑफ लेंथ एल एंड एफ जेड लेस मॉड एफ जेड लेस देन एम, देन इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड लेस देन एम एल, ठीक है। चलिए प्रूफ।
क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है जी? सबसे पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि एफ फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किस कंटूर पे, ठीक है, कंटूर पे। लेट z बराबर x प्लस आयोटा y होगा ना, तो x को क्या लिखते हैं, t में लिख दे रहे हैं, फंक्शन फाई टी प्लस कंटिन्यूअस आर्क पढ़े हैं ना, along the curve C, then along the curve C x इक्वल टू क्या लिए हैं, फाई टी, और y इक्वल टू क्या लिए हैं जी, देन dz क्या होगा देखिएगा, जब dz निकालेंगे तो क्या होगा जी, अरे इसको फाई डैश टी प्लस और सब में dt होगा तो dt को बाहर कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आया ना, यहां तक? इसलिए अब देखिएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड का मॉड, ये वैल्यू लेके चल रहे हैं, हमको दिखाना है इसकी वैल्यू क्या होगा, लेस देन ml। तो ये क्या होगा जी, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू रखिए आप लोग, क्या है, फाई डैश, यहाँ डी जेड की वैल्यू फाई डैश टी प्लस आयोटा साई डैश टी, और क्या होगा डी टी। यहाँ तक क्लियर? अब कंटूर C है, ये C है, अब क्या कर रहे हैं, C को हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, मतलब मान ले रहे हैं C जो कंटूर का कंटूर C है उसका फर्स्ट पॉइंट अल्फा मान ले रहे हैं, और लास्ट पॉइंट का मान ले रहे हैं बीटा, ठीक है। ये दिया है कंटूर ऑफ लेंथ L, तो मतलब कोई कंटूर होगा ऐसे, हम मान ले रहे हैं कि कर्व C को एक्सटेंड कर रहे हैं अल्फा टू बीटा, तो इसका ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा जी, L दिया है ना, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू L ही दिया है। चलिए इफ, हाँ अच्छा मॉड नहीं लगा, हाँ भाई सही कह रहे हो। इफ C extends from पॉइंट Z बराबर अल्फा टू Z बराबर बीटा, देखिएगा, और इस पे मॉड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, इमेजिनरी का रियल का स्क्वायर रूट में प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो देखिए जब ये इंटीग्रल बाहर करेंगे तो इंटीग्रल बाहर करेंगे तो लेस, ये ग्रेटर, ये जो आएगा वो ग्रेटर पे खुलता है, तो ये क्या होगा अल्फा बीटा, और देखिएगा यहाँ मॉड एफ जेड, और ये क्या होगा रूट में साई टी का स्क्वायर प्लस फाई टी का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है दिया, ग्रेटर देन एम, ये इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एम है ना, मतलब इसको लेस पढ़ेंगे, यहाँ जो पढ़ेंगे एफ जेड मॉड एफ जेड लेस देन एम, लेकिन जो एम है वो इसकी वैल्यू ग्रेटर, मतलब एम की वैल्यू ग्रेटर होगी ना इससे। तो अच्छा यहाँ तक लिखिए, फिर लिखते हैं, हाँ लिखिए यहाँ तक। देखिए इस चैप्टर में खाली थ्योरम और प्रूफ है, ठीक है, तो जानते ही हैं थ्योरम प्रूफ थोड़ा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। जो थ्योरम का प्रूफ होते हैं उसमें हम लोग अपने से तो ना जो कुछ जोड़ पा सकते हैं ना कुछ ऐड, बट जो लैंग्वेज है उसको हम लोग ईजी कर सकते हैं, ठीक है। ये कहो कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग ना उसमें ऐड कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं।
वो क्यों नहीं आ रहे? उसको उस दिन बोल दिए थे क्या कि बहुत ईगो वो है? हाँ, डिड यू 72% वाले? हाँ, आप लोग के लिए भले के लिए बोलते हैं। कोई भी कभी भी देखिए, स्टूडेंट लाइफ में कोई भी पढ़ने में ठीक है या नहीं ठीक है, नंबर ज़्यादा आता है कम आता है, ये सब उतना मैटर नहीं करता लाइफ में। अरे जो 3rd डिवीज़न पास हो रहा है वो IAS बन रहे हैं, जो टॉपर है वो यहीं बैठ के टीचर बन रहा है, इंजीनियर। तो बहुत अंतर होता है, ठीक है। हमें नहीं कह रहे कि नंबर मायने मतलब नहीं करता है, लेकिन देखिए इंसान को अपने अंदर ईगो नहीं लाना चाहिए कभी भी, ठीक है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई कितना भी छोटा हो। जिस दिन आप कोई भी चाहे हम चाहे कोई भी हो ईगो लाएगा, उस दिन से उसका नुकसान होना, क्योंकि जानते ही हैं आप लोग, ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कनाउलदिगा। क्या है? कनाउलदिगा। नॉलेज को अगर जो के साइलेंट नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं? KNOWLEDG। इसका प्रोनाउंस क्या होता है? कनाउलदिगा। हम लोग को सर बताते थे, लेकिन के यहाँ क्या है? साइलेंट है। तो ईगो कभी भी नहीं लाना चाहिए। हो गया ये यहाँ तक समझ में आया? कहीं कोई पॉइंट? चलिए अब क्या कर रहे हैं जी? देखिए आप लोग, तुम्हारा तो सब खत्म हुआ होगा, तुम्हारा तबीयत खराब हुआ था ना, तो सब समझ में आ नहीं रहा होगा? कोई नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात। वीडियो आप लोग देखेंगे, कोई भी वीडियो देखेगा तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। तबीयत सही है अब? चलो भाई, तबीयत आप लोग अच्छा करिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। आप लोग अपने से कंप्रोमाइज़ मत करिए। आप लोग हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और टाइम से उठिए, टाइम से सोइए और पढ़िए, क्योंकि यही एज है। आप लोग खुद को मैनेज कर लेंगे, खुद का मैनेजमेंट कर लेंगे ना, तो आप लोग बहुत आगे तरक्की करेंगे। ऐसे नहीं कि जब मन करे सो गए, जब मन करे उठ गए, जब मन करे खाएं, जो भी पाए खाएं। अरे कोई मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बनाइए, ठीक है। नहीं तो कोई शेड्यूल ही नहीं बनेगा आप लोग का। ये हो गया जी यहाँ तक का। तो ये क्या था? इंटीग्रल FC FZ DZ अल्फा बीटा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ m कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू m रख के बाहर कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ ऐसे करते हैं, m बाहर कर ले रहे हैं, इसके आगे है इसके नीचे से, और ये क्या होगा? इंटीग्रल अल्फा टू बीटा। ये देखो ध्यान से, ये स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव तो उनका रूट भी पॉजिटिव, तो ये टोटल पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, क्योंकि जो नंबर पॉजिटिव होता है उसका मॉड तो वही वैल्यू होती है। मॉड कहाँ चेंज होता है? जब निगेटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ क्या होगा? इंटीग्रल इसको फाई टी, दैट मीन्स क्या है ये जी? dx/dt का होल स्क्वायर। कैसे? x बराबर फाई टी माने थे, और ये क्या है? dy/dt का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? dt, ठीक है। अल्फा टू बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये फॉर्मूला होता है लेंथ का, ds/dt का फॉर्मूला होता है ये। आप लोग जाके देख लीजिएगा लेंथ का फॉर्मूला, ds/dt इक्वल टू होता है रूट में dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। तो इसके जगह ds/dt लिख सकते हैं, और ये क्या होगा? dt, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा? ds। अब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? s बीटा माइनस अल्फा। ये क्या होगा? m, और ये क्या होगा? यहाँ ऐसे m s बीटा अल्फा, तो m बीटा माइनस अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या है जी?
प्रूफ हो गया ना? आसान था कि नहीं? लीजिए, प्रूफ हो गया। लेकिन ये जो सेकंड वाला प्रूफ करा रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आप लोग। आसान तो है लेकिन थोड़ा, फिर भी हम सोचते हैं आप लोग को एकदम इजी में बताएं ताकि सब कुछ समझ में आए। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। हो गया जी? लिख लिया आप लोग? लिखिए लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, लिखिए आराम से। क्यों लेट जी इतना? शादी में गए थे क्या, लेट हो गए? अच्छा, खाना खाकर आप लोग भी आया करिए, सभी लोग खाना खाकर आया करिए। खाना खाना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। अब मेरे कहने से बासी खाना मत खा के आया करो, इतना क्यों है कि सर कहे हैं तो खाना खा के रहे, फ्रेश खाना बना लीजिए। हो गया ये? तुम्हारा तो 2 थ्योरम छूट गया, कोई नहीं, बगल से लिख लेना, ठीक है मांग के। ये हो गया जी? सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोर नहीं। तुम दोनों लोग में कोई डील हुआ है क्या कि तुम एक दिन जाना तो एक दिन हम जाएंगे, तो एक दिन हम भाग के जाएंगे, तो एक दिन तुम जाना? हाँ, 12 बजे के बाद? 12 के बाद कि 12 बजे के बाद? अच्छा, थ्योरम देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काचे इंटीग्रल फॉर्मूला। देखिए हम पहले बता रहे हैं, कोई कोई काचे पढ़ता है, कोई कोई कासे, आप लोग जो भी सही लगे, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। जो दिए हैं वो अपना दिए होंगे, आप लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो आप लोग कासे ही पढ़िएगा। देखिए कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, इससे तो एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है। ये पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ये थ्योरम और इससे जो क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट। अभी जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराएंगे तो आप लोग को भी लगेगा कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। इफ देखिए स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन
इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन within and on a closed contour C, दोनों लोग का पूरा कॉम्प्लेक्स छूट गया, इन दोनों लोग का आप लोग नहीं पढ़े हैं अच्छे से कॉम्प्लेक्स। ये चैप्टर स्पेशली ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ाना है। ऑन ए क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट, अच्छी बात है तो विद इन सी, देन ये कैपिटल सी है, देखिए जहां भी कंटूर लिखेंगे वो कैपिटल सी से ही रहेगा कर्व। देन देखिएगा क्या होता है, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। लिख क्या, कहाँ ये बार, अरे बार नहीं, ये मैं ये ऐसे बनाता हूँ, बुक में ऐसे नहीं रहता है क्या, आप लोग देखे हैं बुक में ऐसे थोड़ी ये रहता है, ये ऐसे कहाँ रहता है, बुक में जब देखेंगे तो ऐसे ऐसे ये ऐसे रहता है, आप लोग कोई भी देखें तो वो ए है, कहाँ से यहाँ पे बार आ जाएगा जी, नहीं। ये देखिए आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद थ्योरम का स्टेटमेंट समझा देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो इसका प्रूफ भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स जटिल है, ठीक है, तो कोई नहीं, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं। हो गया, थ्योरम पहले समझा देते हैं, उससे पहले हम लोग सर्किल एक कंटूर, देखिए जो भी हम लोग को काम करना है क्लोज कंटूर पे, ऑलरेडी मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, एक क्लोज कंटूर सी बना लेंगे, जो कि नहीं बना, क्यों बन गया, अभी तो ब्लैक बोर्ड होता तो बन जाता वो चौक से, इसमें यही दिक्कत रहती है। अभी ये भी बता देंगे क्यों, देखिए इसके पहले जो काशी थ्योरम का कोरोलरी बताए थे यहाँ यूज होगा। मान लीजिए बड़ा वाला कंटूर क्या है, सी है, और एक अंदर सर्किल मान लो क्या हुआ, नहीं आज जो बताया सुबह सुबह स्टार्टिंग में काशी थ्योरम का स्टेटमेंट समझाया और उसके दो कोरोलरी हैं वो समझाए हैं। सबसे पहले आप थ्योरम कहना क्या चाह रहा है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो थ्योरम आप लोग को बुक में ये ऐसे घुमाया गया है, इसका जो मेन मीनिंग है, जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ऐसे दिया रहेगा, और इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे 2 पाई आई एफ ए। क्वेश्चन में आप लोग को ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और यहाँ से आप लोग को यहाँ एफ ए 2 पाई एफ ए की वैल्यू निकालना है। अब कैसे, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पहले एफ जेड डिसाइड करेंगे कि एफ जेड है क्या। जब एफ जेड डिसाइड हो जाएगा तो उस जहाँ जेड है वहाँ ए रख देंगे, एफ ए मिल जाएगा। इसमें बस आप लोग को एफ जेड डिसाइड करना। अब कैसे डिसाइड करेंगे, अभी जब थ्योरम प्रूव करा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले फंक्शन कह रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी। ये जो फंक्शन है ना, एक क्लोज कंटूर सी में एनालिटिक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होगा। इसकी श्योरिटी दे रही है कि इस कंटूर के अंदर ही, बाहर नहीं। कहाँ श्योरिटी दे रही है, अंदर। विद इन मतलब इसके अंदर, एंड मतलब बाउंड्री पे भी। देखिए इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, ए इज एनी पॉइंट विद इन सी। ए जो पॉइंट है किस में लाई कर रहा है, सी में, ठीक है। देन जो एफ ए की वैल्यू होगी 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड।
तो हम मान लिए कि एक कंटूर क्या है, सी मान लिए, और इसका सेंटर मान लिए क्या, मान लिए ए। कोई दिक्कत? अब इसके अंदर एक सर्किल गामा डिस्क्राइब किए हैं। क्या डिस्क्राइब कर दिए? एक सर्किल गामा। क्यों डिस्क्राइब किए? इसका यूज होगा। अच्छा, तो इस सी के अलॉन्ग इंटीग्रल निकाले या गामा के अलॉन्ग, दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों? अभी काचे कोरलरी से, काशी कोरलरी बताया ना, चाहे इस सी के इंटीग्रल, चाहे बड़े कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रल निकाले, चाहे इस छोटे वाले इंटीग्रल निकाले, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिखिए वही चीजें। लेट देखिए, लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, let fz be analytic function inside, let fz be analytic function inside and on a simple closed contour C. Let fz be analytic function inside and on a simple क्लोज कंटूर सी। हो गया। एंड z बराबर ए बी एनी पॉइंट, z बराबर ए बी एनी पॉइंट इनसाइड सी। हो गया। तो लिखिए, देखिएगा अभी लिखिएगा, देन द फंक्शन लिखिए, देन द फंक्शन आप लोग लिखिए, देन द फंक्शन एफ जेड अपान जेड माइनस ए, एफ जेड अपान जेड माइनस ए इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, इनसाइड एंड ऑन सी। हो गया। क्या ये सही स्टेटमेंट है? यहाँ तक अगर जो लिखे, ये एफ जेड अपान जेड माइनस ए एनालिटिक है जेड बराबर ए पे? नहीं है। देखो जेड बराबर ए रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इस पे लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो आगे लिखिए एक्सेप्ट एट द पॉइंट जेड बराबर ए। अब ये सही स्टेटमेंट हुआ, मतलब जेड बराबर ए को छोड़ के हर जगह एनालिटिक है। बिल्कुल जेड बराबर ए पे कैसे एनालिटिक होगा? जेड बराबर ए। अब समझ में आया ना? वही चीजें, क्योंकि जेड बराबर ए रखेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा, ये यहाँ लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। अरे मान लीजिए जी जेड एक फंक्शन ले लिए, कहेंगे जेड बराबर ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो कहाँ? जेड बराबर ए पे ही ना, बाकी तो सब जगह नहीं दिक्कत है, क्योंकि एफ जेड तो एनालिटिक है। ये दिया है तो जेड बराबर ए को छोड़ के फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा, वही लिखा है। ठीक है, लिखिए उसके आगे विच इज सिंगुलरिटी। ये नया, इसीलिए हम सिंगुलरिटी सोच रहे थे पहले पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या किए हैं, थर्ड चैप्टर है, विच इज सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन। अब बात करते हैं सिंगुलरिटी होती क्या है। एक चीज़ बस यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग को। जैसे एक फंक्शन ले लिए एफ जेड अपान जेड माइनस वन, एफ जेड अपान 1 अपान जेड, सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन, विच इज सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन, सिंगुलरिटी SIN। देखिए 1 अपान जेड माइनस 1, सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन का एनालिटिक सीज हो जाता है, जहां जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। जेड बराबर 1 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इस फंक्शन का सिंगुलरिटी क्या होगा? जेड बराबर 1। ये जेड बराबर 0 पे एनालिटिक नहीं है, तो इस फंक्शन की सिंगुलरिटी क्या होगी? जेड बराबर 0, जेड बराबर 1 2 इज द सिंगुलरिटी। मतलब जहां भी फंक्शन, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, उस पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलरिटी। किसको? पॉइंट को बोलते हैं, फंक्शन को नहीं। जो सिंगुलरिटी होती है वो पॉइंट होती है। तो यहाँ जेड बराबर 1 क्या होगा? इस फंक्शन का सिंगुलरिटी, जेड बराबर 0 इस फंक्शन का सिंगुलरिटी, जेड बराबर 1 जेड बराबर 2 इस फंक्शन का सिंगुलरिटी। 1 मिनट। चलिए
यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया ना सिंगुलरिटी पॉइंट, सिंगुलरिटी का जो डिफिनेशन समझ में आ गया ना। अभी आगे चैप्टर ही पूरा है सिंगुलरिटी, कितने टाइप के, रिमूवल, एसेंशियल, पोल, ठीक है, सब पढ़ाएंगे। कहाँ तक लिखे हैं आप लोग? अब द फंक्शन। अब ये चीज़ लिखा रहे हैं कि जो डिस्क्राइब किए, एक छोटा सर्कल लिखिए आप लोग, डिस्क्राइब ए सर्किल गामा, उसके नीचे से डिस्क्राइब ए सर्किल गामा, डिस्क्राइब ए सर्किल गामा अबाउट द सेंटर z बराबर a, डिस्क्राइब ए सर्किल गामा अबाउट द सेंटर z बराबर a, ठीक है, ऑफ स्मॉल रेडियस r, ऑफ स्मॉल रेडियस, ये देखिए ये गामा है और ये r है, एक स्मॉल सर्किल डिस्क्राइब किए हैं आर रेडियस का, ठीक है, और दोनों का सेंटर दोनों का सेम है, ठीक है, ऑफ स्मॉल रेडियस आर सच दैट द सर्किल z माइनस ए इक्वल टू आर, z माइनस ए इक्वल टू आर। देखिए ये सर्किल का इक्वेशन होता है, ये सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर A है और रेडियस R है, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स में 12th में ही, नहीं होगा तो अभी हम बता भी देंगे। ये सर्किल का इक्वेशन अगर जो ऐसे लिखा जाए मॉड z इक्वल टू R, तो इसका सेंटर क्या होगा, 0 होगा और रेडियस क्या होगा R। अगर जो ऐसे लिखा जाए z माइनस 2 इक्वल टू 2, दैट मीन्स इस सर्किल का सेंटर 2 है, रेडियस 2 है, ठीक है। कहाँ तक लिखे आपको? हो गया। डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व C, डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व C हेंस बाई कॉची थ्योरम। देखो इंटरसेक्ट कर रहा क्या? नहीं ना, अरे ये छोटा कर्व बड़े वाले कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं ना, हेंस बाई कॉची थ्योरम। जब कॉची थ्योरम बोल दिया ना तो चाहे कोरोलरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जी, इंटीग्रल ओवर C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए गामा डी जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या कर रहे हैं इसमें देखिएगा आप लोग को, गामा क्या कर रहे हैं, एफ ए ऐड कर रहे हैं और एफ ए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं ना, एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस गामा, यहाँ क्या होगा, एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। कोई दिक्कत? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को इस साइड लाइए, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस, डैश कहाँ आ जाएगा? हाँ कौन सा फार्मूला? अच्छा ये वाला अभी यूज होगा, कंटिन्यूटी का डिफिनेशन लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसको यही साइड रहने रहे हैं, इस साइड को यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे जी, एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए। लिखिए यहाँ तक डी जेड। कुछ नहीं किए हैं आप लोग, देख लीजिएगा एक बार ध्यान देखिए। ये तो हम कॉची थ्योरम से लिखे हैं, एफ जेड माइनस जेड ए एनालिटिक है एक्सेप्ट एट ए पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक बार एफ ए को ऐड किए हैं, एक बार एफ ए को सब्सट्रैक्ट किए हैं। तो ये इन दोनों को एक टर्म से अलग कर दिए हैं, बस इसको जो है लेफ्ट में ला के रख दिए। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। बस हम लोग प्रूफ पे पहुंच ही गए हैं, थोड़ा लैंग्वेज है। आप लोग का क्लास चलने लगा? शायद चलेगा इस बार से। हाँ
नहीं ऑफलाइन चलेगा शायद, और जगह चल रही है कॉलेज में। आप लोग का भी चल रहा होगा कि नहीं? कहाँ किस कॉलेज में हो? हाँ DBN यहाँ भी चल रहा है। एक बक्सीपुर में कोई कॉलेज है, मुस्लिम करके है कॉलेज का, क्या ना, हाँ इस्लामिया, वही वहाँ भी चलेगा, चल रहा है। तो नहीं यूनिवर्सिटी में भी नोटिस आई है शायद चलेंगे एक हफ्ते में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा खासा फीस भी लेते हैं। जहाँ पैसा देंगे वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी। अब हम लोग दिल्ली में तैयारी करने गए थे, वहाँ की मतलब 5 महीने की 45,000 रुपया फीस दिए थे हम लोग, खाली 9,000 रुपये पर मंथ। तो वहाँ सब कुछ प्रोवाइड किए थे उन्होंने, पूरा बुक दिया था, फैकल्टी भी रखे थे, कोचिंग में कोई भी डाउट्स रहे तो जहाँ जितना पैसा लगता है उतने हिसाब से फैसिलिटी मिलती है। अरे ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में, हाँ नाम तो सुना होगा, क्यों? दीप्स एकेडमिक अपने आप में एक फेमस है, देखो उसका प्रचार भी कर रहे हैं। राजेंद्र दुबे बड़ा बड़ा बाल रखवाया, इतना बड़ा देखे अजीब। जब हम यहाँ MSc कर रहे थे हम कहीं कहाँ पढ़ाता होगा इतना बड़ा बाल रख रहा है, महिलाओं की तरह इतना बड़ा बाल। तो स्टार्टिंग में हम कहे यार ये कौन सा टीचर है इतना बड़ा बाल रखवाया है, ये क्या पढ़ता होगा। तो फिर सब लोग सुने थे दोस्तों से कि हाँ नहीं अच्छी है, तो हम गए, फिर मुलाकात हुई तो बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत ही बालों से मतलब नहीं होता है उनकी, जो सबका अलग अलग पैशन होता है, कोई बाल बड़ा करता है, कोई कुछ और, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे पर्सन थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक्चुअली उनका पढ़ाया इसलिए नहीं समझ में आया, मैं बता भी दे रहा हूँ कि मैं यहाँ से गया था, एक इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, और ये है कि उनके पास वही बच्चा समझ में आएगा जो सब कुछ जानता हो पहले से। वो ये भी ऐसा बेस पढ़ाते ही नहीं कि जो इजी, मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको सिखा सकें। तो हम तो यहाँ बहुत लोअर थे, वहाँ तो बच्चे IIT से आते हैं, BHU से आते हैं, हर एक स्टेट से आते हैं। तो उन लोग को तो इंग्लिश भी सही था और वो लोग ऑलरेडी पढ़े थे। हम तो यहाँ से पढ़ के गए थे, हमको बहुत कम जानकारी थी, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर भी मतलब उतना, हम तो उनका क्लास ही बहुत कम करते थे, फिर भी हम अपना यूट्यूब से ही इधर उधर से पढ़े थे। क्या? रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यही सब पढ़ाते थे, जो प्योर पार्ट है। ये हो गया। नहीं देखिए, टीचर वो बेस्ट है जो, देखो तेज बच्चे को तो हर कोई पढ़ा सकता है, टीचर वही बेस्ट है जो एक कमज़ोर छात्र को अच्छा ऊपर पहुंचाए। अगर जो एक कमज़ोर छात्र है उसका 30% है, अगर जो उसको 30 से 50% ला दिया, और ये कोई तेज बच्चा है जिसका 80% है उसका 90 या 100 ला दिया, तो वो उसका महानता नहीं है। वो तेज है तो अपने आप भी कर सकता है, लेकिन ये जो कमज़ोर छात्र को इतना बढ़ाया है वो सबसे, ठीक है, तो ये मायने रखता है। यहाँ तक हो गया ना? इसको मिटा देते हैं, फिर बाद में आ जाएगा अपने आप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा और स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए, इसमें लिखिए, सिंस FZ इज एनालिटिक, इसको इक्वेशन मान लीजिएगा जी, कोई भी इक्वेशन मान लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट ही माने है ना, अभी कोई इक्वेशन नहीं तो फर्स्ट ही मान लो। सिंस FZ इज एनालिटिक, अच्छा देखो फंक्शन एनालिटिक है किससे? कंटूर इस C पे ना, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यहाँ तक समझ में आया ना? अब कंटिन्यूटी का एप्सिलॉन डेल्टा वाला डिफिनेशन किसको पता है? देखो एक मिनट इधर, आप लोग रियल में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में। कंटिन्यूटी का देखिए 2 तरह का डिफिनेशन होता है, एक तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से निकालते हैं, एक एप्सिलॉन डेल्टा वाला डिफिनेशन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन FZ कहेंगे एट ए पॉइंट Z बराबर A पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, मतलब ये फंक्शन
z बराबर a पे कॉन्टिन्यूस कब होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, 0 से बड़ा होगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव, मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ऐसा मिले सच दैट एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन, जब कब z माइनस ए डेल्टा। ये इसमें सब बच्चे घबरा जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब जब z माइनस ए की वैल्यू डेल्टा से छोटी होगी तब आप एफ जेड माइनस एफ ए की वैल्यू एप्सिलॉन से लेस होगी। इस कंडीशन में अगर जो यहाँ एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया एफ जेड माइनस एफ ए एप्सिलॉन से बड़ा हो गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। हर एक जेड माइनस ए डेल्टा लेस देन डेल्टा के लिए इसकी वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से लेस आनी चाहिए, तभी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तो कॉन्टिन्यूअस रियल में ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, since fz is analytic within C and so it is continuous at z बराबर a so that given, यहाँ लिख दीजिएगा given, so that given epsilon greater than 0 there exists a delta positive या there exists a delta greater than 0। आप लोग को जब टाइम किसी दिन एक लेक्चर लेते हैं, वैसे भी मैम पढ़ाई होंगी रियल एनालिसिस, आप लोग पता नहीं किससे पढ़े होंगे नहीं पता, इसको हमें एक दिन इसको टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। और हाँ नहीं तो इसका हम रियल का भी एक दिन बता देंगे, किसी दिन टाइम निकाल के, जब मेरे पास टाइम रहे, 2 घंटे का लेक्चर हो, आज तो फिलहाल 1 ही घंटे का है, तो हम नहीं चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि इसको आप लोग सीखिए, इसके अंदर बहुत बड़ी राज छुपी हुई है, ठीक है। और जब इसको हम समझाएंगे आप लोग को बाई फिगर के भी द्वारा समझाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, तब समझ में आएगा। तो किसी दिन हम समझाते हैं पूरा डीपली। अभी तो फिलहाल ये जानिए कि कॉन्टिन्यूटी का डिफिनेशन है और पढ़ते ही आ रहे हैं बेसिक सेकंड ईयर से, क्यों। तो क्या यहाँ तक लिखे आप लोग, there exists a delta positive such that fz minus fa less than epsilon, हो गया। इसको 3 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए, सॉरी 2, 3 कह रहे हैं, फर्स्ट 2 हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, लिखिए फिर नीचे उसके सिंस r, देखिए r क्या है जी, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल गामा है ना, तो लिखिए सिंस r इज एट आवर चॉइस, बिल्कुल r हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है हम कितना छोटा सर्किल ले। सिंस r इज एट आवर चॉइस सो वी कैन टेक r लेस देन डेल्टा। हम क्या ले रहे हैं, जो r होगा वो डेल्टा से लेस ले रहे हैं, सो नहीं। देखिए जब भी हम SHOW वाला सो बोलेंगे ना, तो वहाँ सो ये स्पेलिंग बोल देंगे, और जहाँ SO वाला रहेगा वहाँ सो ही बोलेंगे, समझ लीजिए। इसका अलग, ये बहुत कम यूज होता है, ये क्वेश्चन थ्योरम में यूज करता है, सो दैट। और ये जो छोटा छोटा वाला सो, ये पॉइंट जब जैसे कोई खत्म होता है उसके आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, वहाँ सो आ जाता है। सो वी कैन टेक r लेस देन डेल्टा, ठीक है। उसके बाद में लिखिए सो दैट इज satisfied for every z on the circle gamma for any point, it is satisfied for every z on the circle gamma
इट इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी जेड ऑन द सर्किल ऑफ गामा, हो गया, फॉर एनी पॉइंट जेड, फॉर एनी पॉइंट जेड ऑन गामा। देखो जब हम लोग इधर देखिए आप लोग मॉड जेड बराबर आर, तो जेड की वैल्यू क्या लिखते थे, आर ई पे पावर होता था ना, कोई दिक्कत। तो यहां क्या दिया है, जेड माइनस ए सर्किल का इक्वेशन क्या है गामा में, तो जेड माइनस ए बराबर क्या होगा, आर ई पे पावर आई थीटा। थीटा कहां से वैरी करेगा जी, वेरी गुड, पहली बार सही बता दिए तुम, क्या बात है। जेड माइनस आर इक्वल टू जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई पे पावर आई थीटा। डी जेड की वैल्यू क्या होगी जी, देखो डी जेड इक्वल टू आर ई पे पावर, आर तो फिक्स्ड क्वांटिटी अपने पे डिपेंड क्या करता है, थीटा वेरी करेगा, तो आर ई पे पावर आई थीटा फिर आई डी थीटा। तो डी जेड इक्वल टू क्या होगा, आई आर ई पे पावर आई थीटा डी थीटा, ठीक है। ये वैल्यू निकालना है यहाँ से, देखिए इसकी वैल्यू, नाउ इंटीग्रल गामा एफ ए जेड माइनस ए, इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा, तुम आ गए हो तो याद आ गया, 2 की तरह बन रहा था जेड, इसके लिए इसको जेड की तरह जेड बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली सच में ये खराबी आदत है, मेरा जेड और 2 दोनों सिमिलर ही बन जाता है, लेकिन हम जहाँ देखिए आप लोग 2 हम ऐसे मोस्टली लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, बस आप लोग को बता दे रहे हैं, नहीं रियल में अभी, अच्छा ये तो थोड़ा जेड की तरह लग रहा है, दिख रहा है, चलिए तो यहाँ एफ ए रहने दीजिए, जेड माइनस ए की जगह क्या रखेंगे जी, आर ई पे पावर आई थीटा, डी जेड की जगह क्या रखेंगे, आई आर ई पे पावर आई थीटा, और ये कहाँ होगा, थीटा 0 से 2 पाई, कोई दिक्कत। देखिए आर ई पे पावर आई थीटा, आर ई पे पावर आई थीटा कैंसिल, आई बाहर करिए, एफ ए भी कांस्टेंट है बाहर होगा, 0 से 2 पाई क्या होगा, डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, 2 पाई आई, कोई दिक्कत, किसकी वैल्यू निकले, गामा एफ ए अपान जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू निकला, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उठा के, ठीक है, लिखिए आप लोग यहाँ तक बता रहे थे, इसको मिटाना पड़ेगा पूरा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों कि आसान है, थोड़ा लैंग्वेज है ज़्यादा हो गया है। एनालिटिक फंक्शन का कौन कौन है जो अपने मन से क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन छोड़े थे 1-2, तुम नहीं किए हो, क्यों नहीं किए हो, आज बता दे रहे हैं, सबसे जाके वीडियो लेक्चर देख ले, मांग ले मैम से, हम बोल देंगे, फिर से जाके अगर जो नहीं समझे सारा क्वेश्चन कर डालो। आप लोग खुद सोचिए, सारे क्वेश्चन तो हम करा नहीं सकते, एक जैसे है ना, आप लोग खुद कर सकते हैं, इतना तो सोचिए आप लोग। अभी मान लीजिए जो क्वेश्चन छोड़े वही एग्जामिनर पूछ दे तो कहेंगे अरे ये तो मास्टरवा पढ़ाया ही नहीं था, यही आ गया, ये नहीं सोचेंगे सर पढ़ाए ही थे, वही बताया गया था उसी हिसाब से, और मेरी गलती हम नहीं किए थे, अपना गलती कोई नहीं देगा। टाइम है ना अभी, टाइम तो ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं। इक्वेशन फर्स्ट लिखे थे आप लोग ना, चलिए हेंस बाय इक्वेशन फर्स्ट, हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं, ये इसका यूज होगा बस, अभी यूज कर लेंगे। लिख लीजिएगा आप लोग, कितना इक्वेशन हुआ है, 3rd लिख लीजिएगा इसको।
ये तो सिंपल है ना। देखिए कभी कभी इंटीग्रेशन भी आप लोग को ऐसे, जहाँ देखिएगा हम आप लोग को बता रहे हैं, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं आए ना तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके करिएगा आ जाएगा। बहुत जगह इंटीग्रेशन नहीं आ पाता है कॉम्प्लेक्स का, तो उसको पोलर फॉर्म में, कैसे पोलर फॉर्म में कर रखिए जैसे ये, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। इसको भी मिटा दे रहे हैं आप। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन माने थे ना ऊपर वाला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कर रहे हैं, मॉड ले रहे हैं। देखिएगा मॉड सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे जी, -2 पाई आई एफ ए मॉड, ये क्या होगा, एफ जेड माइनस एफ ए, ये मॉड पूरा जेड माइनस ए, और ये क्या होगा डी जेड, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन बाहर करिए तो लेस इक्वल टू ये क्या होगा, मॉड एफ जेड माइनस एफ ए अपान जेड माइनस ए, और यहाँ क्या होगा डी जेड। हाँ सही बोले, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कंटिन्यूटी के डिफिनीशन से, मॉड एफ जेड माइनस एफ ए क्या था, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये जो आएगा फाइनली यहाँ लेस होगा, और ये होगा एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू क्या मान लेते डेल्टा, और डेल्टा लेस देन आर तो यहाँ आर होगा, देखो ठीक है। और ये बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डी जेड, ये तो आर्क है ना, ये क्या होगा 2 पाई आर, देखो सर्किल गामा सर्किल का इंटीग्रेशन पूरा आर्क हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई आर ए, तो ये क्या होगा एप्सिलॉन आई आर, वही तो कह रहे हैं। तो यहाँ क्या कटेगा 2 पाई एप्सिलॉन आएगा ना, कोई दिक्कत। अब देखिए एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, मेकिंग क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन को टेंड कर रहे हैं 0 पे, ठीक है, टेंड कर रहे हैं 0 पे, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी जी, देखो एफ जेड अपान ये मॉड भी हटा दे रहे हैं, आप लोग को डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, एफ जेड अपान -2 पाई आई एफ ए इक्वल टू 0, तो यहाँ 2 पाई आई है, एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए, तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू क्या आ गया 1/2 पाई आई। बाबू जितना ये थ्योरम थोड़ा डिफिकल्ट है उससे ज़्यादा कई गुना इजी ये इसका क्वेश्चन है, अभी कल बताएंगे, आज तो हो नहीं पाएगा। 2 पाई आई एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ जेड अपान, ठीक है, ये डी जेड है, ये जेड है 2 नहीं है, लीजिए हो गया। ये प्रूव करना था ना। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जाके आप लोग इस थ्योरम को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा भी, ठीक है। और एक चीज़ उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर बोल दे रहा हूँ, कोई न्यू बुक लाया है जी, मैं ओल्ड और न्यू बुक, हाँ लाओ, जो जो दे रहे हैं ये इतना क्वेश्चंस करने हैं आप लोग को, ठीक है। थैंक यू। देखिए एक्सरसाइज तो कॉमन है, सब में 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज तो करना है, एक्सरसाइज तो सब में करना है। उसके साथ साथ न्यू बुक का जो है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8
एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 3 तो करवाए दिए हैं, एग्जाम्पल 4, 5 और लीजिए ये एनालिटिक फंक्शन का है। अभी जाके आज ट्राई करिएगा आप लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 4। और ये न्यू बुक का, ओल्ड बुक है कि न्यू? न्यू है तो कोई ये मस्ट है, ठीक है। जो ओल्ड वाले होंगे वो न्यू बुक का एक्सरसाइज है जो एग्जाम्पल नंबर 8 है देख के उसके लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन नया दिया गया है, ये नहीं दिया है। ओल्ड बुक में ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है वो नहीं दिया है। तो जो ओल्ड बुक वाले होंगे क्या करेंगे, अपने दोस्त से किसी से फ़ोन करेंगे और 2-4 मीठी बातें बोल के फ़ोटो ले लेंगे, मंगवा लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 का। हाँ, उसके बाद में इतना रहने देते हैं। चलिए, हो गया जी आजकल।